अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यू एट 5 और मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी इंतहाई अहम इश्यूज़ के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे रोज़ाना की बुनियाद पर पनामा मामले की केस की समाअत जो है वो जारी है और आज की जो समाअत हुई है उसमें क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये केस किस तरह से आगे बढ़ रहा है, सबसे पहले इसी पर बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में नैब की जानिब से हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस में इसहाकडार की जो माफ़ी है उससे मुतालिक तलब किया गया जो रिकॉर्ड है वो अदालत में जमा करवाया गया है। जस्टिस आसिफ खोसा ने रिमार्क्स दिए कि इसहाकडार ने चेयरमैन नैब को माफ़ी की तहरीरी दरख्वास्त खुद दी थी और माफ़ी मिल जाने के बाद वो मुल्जिम नहीं रहे। ये अब अगर वो मुल्जिम नहीं भी रहे तो उन्होंने अगर मनी लॉन्ड्रिंग की और फिर इसका एतराफ़ भी किया और ये मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी शरीफ बरादरान के बिहाफ पे, तो फिर क्या अब इसको इस्तेमाल किया जा सकता है शरीफ बरादरान के खिलाफ? ये आज हम सवाल उठाएंगे और आज की केस के हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर कानूनदान अहमद रज़ा कसूरी साहब ने। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब आपके वक्त के लिए। आज के केस में जो कुछ हुआ है और जिस तरह से इसहाकडार साहब के वादा माफ़ गवाह बनने के हवाले से बातचीत हुई और फिर उसमें यह कहा गया कि अगर उनको माफ़ कर दिया गया था तो फिर अब उन पर आगे केस जो है वो नहीं चल सकता या उनको नाअहल नहीं किया जा सकता, लेकिन आप समझते हैं कि उसी केस को, उनके उस बयान को शरीफ बरादरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है? बात यह है, जहाँ तक इस बयान का ताल्लुक है जी, उसके बारे में इनका जो मौक़िफ़ ये है कि वो बयान जो था वो उनसे लिया गया अंडर ड्यूरेस, एक प्रेशर के तहत। ये वो उन्होंने पिछली जो थी अपने प्रोसीडिंग उसके दौरान उसमें कहा था ये प्रेशर के तहत। देखिए बात ये है जी, जब आपका बयान मैजिस्ट्रेट के सामने होता है अंडर सेक्शन 164 ज़ाब्ता फौजदारी, तो उसमें जो मैजिस्ट्रेट है वो बयान रिकॉर्ड करने से पहले 364 सेक्शन की ज़ाब्ता फौजदारी की एक पूरी कार्रवाई करता है। और वो कार्रवाई क्या होती है कि जिसको बयान लेके आते जो पुलिस की हिरासत में होता है उसको मैजिस्ट्रेट कहता है देखो मैं मैजिस्ट्रेट हूँ, नंबर 1। नंबर 2, आप यू आर नॉट बाउंड टू मेक ए स्टेटमेंट, तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं है कोई बयान देने की। अगर तुम्हें पुलिस वाले कोई लालच दे के लाए हैं कि तुमने बयान देना है, उसका ये तुम कोई पाबंद नहीं हो बयान देने के। फिर वो कहता है कि देखो अगर तुमने ये बयान दिया, तीसरा सवाल, अगर बयान दिया तो ये तुम्हारे खिलाफ पढ़ा जाएगा। और चौथा ये कहता है, वो कहता है कि अच्छा उस वहां बैठ जाओ कोने में और 45 मिनट से लेके एक घंटा देता है, आप सोचो कि बयान आपने देना है या नहीं देना। और छठा वो कहता है कि तुम यहाँ से पुलिस के पास नहीं जाओगे, यहाँ से तुम सीधा जेल जाओगे। पुलिस अगर तुम्हें पुलिस से कोई डराया धमकाया तो तुम पुलिस के पास नहीं रहोगे, यू विल बी ट्रांसफर टू जेल। क्योंकि जेल जो होती है, जो बंदा गिरफ्तार होता है उसके लिए समझ ले सरीना होटल होता है अभी, जो पुलिस की असली उसकी परेशानी होती है जो पुलिस कस्टडी में होता है। ठीक है। तो ये बयान जो है ये सारी कार्रवाई करने के बाद पढ़ा जाता है और वो बयान आपके खिलाफ पढ़ा जाता है और वो बयान कहीं और भी इस्तेमाल हो सकता है। उस बयान में सारा का सारा तस्करा जो है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ के जो पैसे इसहाकडार साहब लेके गए, तीसरा उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, तो वो बयान जो है वो एक ऐसा बयान है कि वो जब उसका रिकॉर्ड जो कि शायद कोर्ट समन भी कर लिया फ्रॉम द नैब कोर्ट, वो जो बयान पढ़ा जाएगा तो उसके बाद जो लूप है, जो रस्सी है मियां फैमिली की गर्दन के, वो और भी टाइट हो जाएगी। लेकिन आज के जो रिमार्क्स दिए गए हैं, जैसे जस्टिस आसिफ खोसा ने रिमार्क्स दिए कि इसहाकडार ने चेयरमैन नैब को माफ़ी की तहरीरी दरख्वास्त खुद दी थी और माफ़ी मिल जाने के बाद वो मुल्जिम नहीं रहे, तो क्या फैसले में रेफरेंस खारिज और तफ्तीश ना करने का भी कहा गया था? तो फिर आगे तफ्तीश हुई क्यों नहीं? नैब ने दोबारा दरख्वास्त की, तफ्तीश की, अदालत में रेफरी जज जो है वो सामने आए और फिर दोबारा तफ्तीश नहीं हुई इस केस की, लेकिन क्या रेफरेंस भी खारिज हो गया? तफ्तीश आगे नहीं होनी चाहिए थी? अपील नहीं की जा सकती थी? अदालत में हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे? बात यह है उसका जो बयान है ना, वो सारी जो कार्रवाई है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं जानी ना। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कार्रवाई का जायजा लेना, बिकॉज उसके साथ कोई नेक्सस, कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं है। मनी अपना जो पनामा लीक्स है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो उसको जैसे कहते हैं कट पीस,
वो कट पीस करेंगे। कट पीस में जो रेलेवेंट जो पोर्शन है वो है इसहाक डार का कन्फेशनल स्टेटमेंट कि उसने कन्फेस किया एक लॉफुल तरीके से बिफोर ए लॉफुल कोर्ट। तो वो बयान जो है जो कि लॉफुली रिकॉर्डेड हुआ बिफोर ए लॉफुल अथॉरिटी, वो बयान जो है अगर उसके कोई हिस्से जो हैं वो नवाज शरीफ एंड फैमिली की जो अपने जो उन्होंने पैसे लेके गए मनी लॉन्ड्रिंग की और जिस उन्होंने पाकिस्तान की दौलत के ऊपर अपने डाके मारे, वो पढ़ा जाएगा। अच्छा, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कसूरी साहब कि कानून जो है वो इस माफ़ी की उसमें क्या हैसियत है? जिस तरीके से नैब ने जो है वो प्ली बार्गेन के तहत माफ़ कर दिया, वादा माफ गवाह बन जाते हैं। 130 बिलियन एक बहुत बड़ी रकम है, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग का आप एतराफ़ करते हैं, उसके बाद माफ़ी मिल जाती है, तो इसकी क्या हैसियत है कानून में? और क्या अब भी अपील में जाया जा सकता है? अब इस मामले से हट के मैं इसहाक डार साहब के मामले की बात करूँ। एक बात ये होती है, इसको कहते हैं क्राउन विटनेस, वादा माफ गवाह। जब प्रोसिक्यूशन ये महसूस करी हो कि जो असली अक्यूज हैं उसको कनेक्ट करने के लिए इस जुर्म के साथ किसी एक ऐसा शख्स जो उस जुर्म में खुद शरीक है, अगर उसको माफी दे दी जाए तो वो फिर उससे वो तकादा लॉ ये करता है कि तुम अब खुल के बात करोगे, अब कोई बात तुम मख्फी नहीं रखोगे, तुम जो भी है वो जराइम में जो भी कुछ हुआ है उसका तस्करा करोगे। जैसे कि मेरे वालिद के केस में मसूद महमूद को वादा माफ बनाया, हालांकि वो भी इतना ही इन्वॉल्व था मेरे वालिद के मर्डर में जितना जुल्फिकार अली भुट्टो था, क्योंकि वो तो FSF का कमांडर वो था। लेकिन उसको इसलिए वादा माफ बनाया गया कि जुल्फिकार अली भुट्टो जाके अपने जो FSF के इंस्पेक्टरों को बुलाकर तो नहीं कहेगा कि अहमद रजा कसूरी को मार दो, वो तो DG को कहेगा जो कि 3 स्टार जनरल था, उसको बुलाएगा। वो आगे उसने आगे पास ऑन किया ऑर्डर, मियां अपना एक था DG ऑपरेशन, उसको किया, उसको भी सारी सजाए मौत होगी, 5-6 और को जो जिन्होंने एक्चुअल किलर थे उनको सब सजाए मौत होगी। तो वो उन्होंने लिंक, क्योंकि इसमें जो फौजदारी में अगर चेन टूट जाए ना तो उसका फायदा जो होता है वो मुल्जिम को होता है, चेन नहीं टूटनी चाहिए। तो किसी वक्त चेन को कनेक्ट करने के लिए ऐसा शख्स जो कि उसमें शरीक है उस जुर्म के अंदर, उसको अदालत जो है, उसको जो रियासत है वो उसको वादा माफ गवाह कहती है, अंग्रेजी में उसको कहते हैं क्राउन विटनेस, कि वो हर चीज बताता है, अपने बारे में बताता है कि मैं भी शरीक था और मैंने शराकत के साथ, अलफ के साथ ये किया, बे के साथ मैंने मिलकर ये डाके मारे, चोरी की, कत्ल किया, वो सारी बातें बताता है। और वो जो बयान है जब उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाए तो वो दूसरे खलक के खिलाफ पढ़ा जाता है। आप ये कह रहे हैं कि इस केस की डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, अदालत को भी ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बयान जो है इसकी वजह से रस्सी जो है मजीद सख्त हो रही है शरीफ बरादरान के अगेंस्ट। ठीक है, है ना, अपने शरीफ फैमिली के गर्दन में जो लूप है वो टाइट हो। बहुत शुक्रिया आपका अहमद रजा कसूरी साहब वक्त देने के लिए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव फवाद चौधरी साहब, कानूनदान भी हैं। फवाद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कैसे देख रहे हैं आप केस को? क्योंकि आज इमरान खान साहब ने तो ये कहा कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, यहाँ वजीर आजम पर केस है लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे, तो उनकी बातों से कुछ थोड़ा सा आज लग रहा था कि वो इतने खुश नजर नहीं आ रहे इस केस की प्रोसीडिंग से। आपको क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है? अच्छा, ये तो खैर पहली बारी मैंने सुबह से किसी से सुना है कि वो कुछ नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि आज तो प्रोसीडिंग्स बिल्कुल ही वन साइडेड थी और जो प्राइम मिनिस्टर के लॉयर थे उनके पास कोई जवाब ही नहीं था मनी ट्रेल का, और जो 12 मिलियन दिरहम का मामला है कि किस तरह से उनके पास आया और कहाँ से हुआ, दोनों के ऊपर उनको कुछ पता नहीं है। 2 मनी ट्रेल्स हैं, एक मनी ट्रेल है जो कतरियों की है और एक मनी ट्रेल है जो इसहाक डार साहब की। ठीक है, और दोनों बड़ी तफसील से डिस्कस हुए और अभी तक जो जजेस हैं और उनके जो प्रोसीडिंग्स हैं वो बड़े इत्मीनान से चल रही हैं। और अब आखिरी वकील जो है शरीफ फैमिली के वो आर्गू कर रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब। 3 दिन उन्होंने कहा है कि वो लेंगे और उसके मुताबिक जो है वो देखते हैं कि केस आगे किस तरह से चल।
अच्छा फवाद, आज जो इसहाक डार साहब के हवाले से जो बातचीत हुई और उनका जो बयान है, आप क्या समझते हैं वो बयान जो है, क्योंकि अगर उनको माफ़ कर भी दिया गया नैब की तरफ से, तो आप समझते हैं कि उसी बयान को और उनके मामले को शरीफ बरादरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, वो बयान है ही असल में अपने को एक्यूज के खिलाफ, और उसमें जो जज साहबान थे उन्होंने इनको ये कहा कि अगर आप इस बयान से मुकरते हैं और आप कहते हैं कि ये बयान जो है वो हमने अंडर क्वेरियन दिया था, तो फिर इसका मतलब यह है कि आप उसमें बतौर एक्यूज दोबारा रिवाइव हो जाएंगे। अभी आप उसमें बतौर गवाह रिवाइव हुए हैं, फिर आप बतौर एक्यूज रिवाइव हो जाएंगे। तो ये आपको फैसला करना है कि किस तरह से आपका इस तरह ये मामला जो है वो आगे चलेगा। अभी जो दो बुनियादी बातें हैं कि एक तो ये कि 12 मिलियन दिरहम जिसके ऊपर सारे की सारी ट्रेल खड़ी है कि कतरी को दिए और फिर कतरी ने वो 12 मिलियन, तो अभी तक ये साबित नहीं हो पा रहा कि 12 मिलियन दिरहम जो थे वो आए भी थे। और जो इस वक्त सिर्फ एक अलफ लैला की कहानियां सुनाई जा रहे हैं कि वो कतर का शहजादा आया, उसको पैसे दिए, वो पैसे डबल हो गए, फिर वहां से कतर पहुंचे, वहां से ट्रिपल हो गए, वहां से जद्दा पहुंचे, फिर 4 गुना हो गए, और जब लंदन पहुंचे तो वो $1,000,000 बन गए। तो अभी तक तो ऐसी कहानियां चल रही हैं, अभी तक उन कहानियों में कोई सब्सटेंस नहीं आया, कहीं पर कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं आई, कोई सबूत नहीं आया। तो ये मामलात हैं जिनके ऊपर बात हो रही है। अच्छा फवाद, जजेस के रिमार्क्स को देखते हुए, प्रोसीडिंग्स को देखते हुए, आपको क्या लगता है कि ये जो मामला है या जो शरीफ बरादरान के इसहाक डार साहब के जो वकला हैं उनके जो दलाइल हैं उनको देखते हुए कितना काबिल फ़हम या कितना नाकाबिल फ़हम लग रहा है, कितना कंफ्यूजिंग ये होता जा रहा है? आपको लगता है कि जल्दी इसको निपटा दिया जाएगा सारे मामले को या वक्त लगेगा? नहीं जी, मामला तो अगले 10 दिन में जो है वो तकरीबन निपट जाएगा, करीब पहुंच जाएगा निपटने के। बाकी जहां तक उनके आर्गुमेंट के काबिल फहम होने की है, अगर आपने तिल्स्म होशरबा पढ़ी है और आपको वो पसंद है और आप यकीन करती हैं कि वो सारी कहानियां बिल्कुल सही हैं, एक उमरो अयार भी था उसमें, कफरा से आप जिन भी था, और वो सारे कैरेक्टर्स जो देवमालाई कैरेक्टर्स हैं आप उन पे यकीन करते हैं और आप समझती हैं कि वो कहानियां सारी असल में सच्ची हैं, तो फिर आपको नवाज शरीफ साहब के वकीलों के आर्गुमेंट्स भी सच्चे लगेंगे। और अगर आपको लगते हैं कि वो सारी कहानियां हैं और सिर्फ कैरेक्टर्स हैं, तो फिर आपको नवाज शरीफ साहब के वकीलों के दलाइल भी ऐसे ही लगेंगे। ये मेरा ख्याल टेस्ट है आपके लिए। अगर आप उस पर यकीन करती हैं तो आप नवाज शरीफ साहब के वकीलों के दलीलों पे भी यकीन करें, और अगर आप उस पर यकीन नहीं करती तो फिर आप उनके दलीलों पे यकीन ना करें। चलिए देखते हैं कि केस का क्या होता है, किस तरह आगे बढ़ता है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़िया सलमान आबिद साहब ने। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो इस केस के ऊपर आप क्या देख रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी सलमान पर? टर्निंग पॉइंट के ऊपर आ गया है, और ख़ास तौर पे पिछले चंद दिनों की जो प्रोसीडिंग है उसमें लगता ये है कि अदालत जो है अब वो काफ़ी कन्विंस है कि वो नवाज शरीफ साहब से या उनकी फैमिली से वो जो एविडेंस है उसको देखना चाहती है। आज भी आपने देखा कि जब सलमान अकरम राजा ने और दूसरे उनके वकला ने जो बातें दलाइल पेश की हैं, उस पर अदालत बार बार ये कहती रही है कि आपको ये प्रूव करना है। और ये बात पहले भी की जा चुकी है कि जब आपने प्रॉपर्टी की मलकियत को कबूल कर लिया है तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके पास भी है और आपको ही प्रूफ करना है बुनियादी तौर पे। लेकिन आज जो बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा कि हमारे पास वही पुरानी दलील कि हमारे पास जो है वो रसीदें नहीं है, ये पुराने दौर की बातें हैं, चीज़ें इस वक्त हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, जदीद टेक्नोलॉजी उस वक्त नहीं थी, इसलिए वो तमाम चीज़ें देने से वो ग्रेस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मामला चलेगा नहीं। जो कतरी शहजादे का खत है वो खत जरूर है, लेकिन वो मनी ट्रेल नहीं है। आपको बुनियादी तौर पर अदालत को एविडेंस देखना होता है, और एविडेंस देखने के लिए आपको मनी ऑफ ट्रेल यानी जो अकाउंट जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं उनकी रिकॉर्ड कीपिंग चाहिए। तो मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किल मरला है खुद PMLN के लिए भी और नवाज शरीफ साहब की उनकी फैमिली के लिए कि वो किस तरह से वो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो पेश करते हैं, क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको कहा है कि जो चीज़ें पेश की गई हैं वो नहीं है। आज अलबत्ता जो अदालत के अंदर उन्होंने अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी की तकसीम के जो कागजात पेश किए हैं, इसको अभी उन्होंने कहा है कि ये हम इसको सीगा राज में रखना चाहते हैं, ये सिर्फ अदालत के लिए हैं, इसको पब्लिक ना किया जाए। तो देखा जाएगा कि जो वो वहाँ से चीज़ें आई हैं क्या उसके अंदर भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं या नहीं है। तो बज़ाहिर मुझे लगता है कि इस केस के अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस काफ़ी उभर के सामने आ गए हैं। अब कोर्ट इतनी आसानी से इन कॉन्ट्रडिक्शन को नज़रअंदाज नहीं कर सकी। अच्छा सलमान साहब, आज का जो बयान की बात होती रही इसहाक डार साहब के, और उनको तो चले माफ़ी मिल गई, उनके वकील ने कहा, लेकिन आप समझते हैं कि उस बयान को इस्तेमाल किया जा सकता है नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट, शरीफ बरादरान के अगेंस्ट? वो कितना इम्पोर्टेंट होगा? क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए ना, जो इसहाक डार साहब का बयान है, वादा माफ आप बने थे, और उस वक्त वो कहते हैं कि जी उनके साथ उनको गन पॉइंट के ऊपर लिया गया था।
अब देखिए अदालतें ये नहीं देखती कि वो गन पॉइंट पे था या नहीं था। आपने अपना बयान बदल लिया है, उसके अंदर आपने दस्तखत किए हैं, तो फिर अब आप कैसे कह सकते हैं कि वो बयान आपका नहीं था? अगर वो दबाव में थे तो आपने क्यों किया था? तो बहुत से सवालात हैं। और इस केस का रीओपन होना जो है इसहाकडार का, क्योंकि देखिए ना इसहाकडार उनके शरीफ फैमिली के सारे फाइनेंशियल मैटर्स को डील करते हैं, इसलिए आप उनको नजरअंदाज ना करें। और ये जो खास तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग का जो इशू है, इसमें भी देखिए ना बुनियादी तौर पर पनामा के अंदर है क्या इशू? पनामा के अंदर भी तो ये इशू है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पैसा जो है ट्रांजेक्शन जो है वो कैश में गई है, कैसे गई है, क्यों गई है, किसने रेगी भेजी है, तो बहुत से सवालात हैं। तो मुझे लगता है कि अदालत ने अब ये जो खास तौर पे जो इसहाकडार के केस को रीओपन किया है, वो भी उनके लिए एक नई मसला बन सकता है। आपको लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो इस वक्त दबाव का शिकार हैं या कोई रिटेलिएशन का मुजाहरा करते हैं? जब हम देखते हैं कि रोज़ाना केस की समाअत के बाद जो है वो आके पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू होती है, अब तो पार्लियामेंट के अंदर भी जिस किस्म का कल्चर जो है वो हम डेवलप होता देख रहे हैं। पहले कौमी असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद सूबाई असम्बलियों में, सिंध असम्बली में खासतौर पर जो कुछ हो रहा है रोजाना की बुनियाद पर, इस कल्चर को कैसे देखते हैं? ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर और ये कल्चर किस तरीके से डेवलप हो रहा है? आप सही कह रही है, दबाव तो इस वक्त हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून पर भी है, नवाज शरीफ पर भी है, उनके फैमिली के ऊपर भी है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा हुक्मरान जमात के अंदर से कि इस वक्त नवाज शरीफ को अदालत के जरिए जो है ये साबित किया जाए कि उन्होंने ये पनामा के मामले में वो मुलव्वस हैं। इसलिए वो आके बाहर जो बयान देते हैं उसमें उनका गुस्सा तो नजर आ रहा है। आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ का स्टाइल, ख्वाजा साद रफीक का स्टाइल, दानियाल का जायज और अपना तलाल चौधरी वगैरह जितने लोग हैं, इसमें अब एग्रेशन बहुत आ रही है। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी इसमें एग्रेशन नजर आता है। लेकिन ये पहले तो पार्लियामेंट से बाहर की हद तक महदूद था सलमान साहब, अब पार्लियामेंट के अंदर भी हम देख रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा और ये रोज एक दूसरे के खिलाफ। पनामा इस वक्त पीटीआई के लिए भी और नवाज शरीफ के लिए भी, दोनों के लिए दर्द सर बन गया है और दोनों इसको अपने अपने महाज पर जीतना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं के ऊपर उनकी फ्यूचर पॉलिटिक्स भी है और 2018 का इलेक्शन है। इसलिए लड़ाई आपको अदालत के अंदर भी नजर आ रही है, अदालत से बाहर भी नजर आ रही है, मीडिया के टॉक शो में भी नजर आ रही है और पार्लियामेंट के अंदर भी नजर आ रही है। तो मुझे तो लगता ही है इस पनामा के केस की वजह से ज्यादा पोलराइजेशन जो है, सियासी माजराई जो है सियासी फरीकैन के दरमियान आने वाले दिनों में आपको और ज्यादा देखने को मिले। अच्छा, आपने शुरू में कहा कि एक टर्निंग पॉइंट पे आ गया है ये केस, आपको क्या लगता है कितना मजीद वक्त लगेगा इस केस को निपटाने में? मुझे लगता है ये कहना कि फौरी तौर पे फैसला आ जाएगा जरा मुश्किल बात है, लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद अदालत जो है वो कहीं कमीशन बनाने की बात भी कर सकती है, फिर पीटीआई उस कमीशन को तस्लीम करती है नहीं करती है। क्योंकि देखिए ना, अभी तो एक सीधा मसला आ रहा है कि जो इदारों के जरिए इन्वेस्टिगेशन होनी है और चीजों के बारे में जो शवाहिद आने थे वो तो हुकूमत देने से गुरेज कर रही है। इसलिए अब देखना ही होगा कि अदालत खुद ये फैसला करती है या वो किसी कमीशन की तरफ जाती है, एक बात। और अगर कमीशन बनाती है तो क्या ये मुमकिन है कि जो इदारों की जो इदारे हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर हैं, क्या उनकी मौजूदगी में, प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में इदारे जो है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर सकेंगे? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। इमरान खान तो इसी पे ज्यादा जोर देते हैं। तो मुझे लगता है कि टर्निंग पॉइंट जब मैंने कहा है तो इससे मुराद ये कि अदालत को भी कोई ऐसा फैसला करना है जो दोनों फरीकैन के लिए किसी न किसी शक्ल में जो है वो काबिल कबूल होगा, तो बात आगे चल सकेगी। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब आपके वक्त के लिए। अब ये बात भी बड़ी, इसके ऊपर सवाल उठने चाहिए जो सलमान आबिद साहब जाते जाते कह गए कि अदालत को भी कोई ऐसा फैसला करना पड़ेगा जो दोनों फरीकैन को काबिल कबूल हो, तो फिर इस फैसले की ज़ाहिर है हम अभी बात तो नहीं कर सकते कि क्या फैसला आएगा, शफाफियत के बारे में भी बात नहीं की जा सकती, लेकिन बहरहाल देखना है कि किस तरह से मामला आगे बढ़ता है। लेकिन सवाल उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट उठाया है। इसके साथ नाज़रीन मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। क्वेटा की हम बात करेंगे जहां पर माजूर अफराद सरापा एहतजाज हैं अपने मुतालबात के हक में, उनके क्या मुतालबात हैं, क्या सलूक उनके साथ रवा रखा जाता है, इसी पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, बात करते हैं कोटा में इस वक्त जो माजूर अफराद हैं वो अपने हुकूक के लिए सरापा एहतजाज हैं। माजूर अफराद का कहना है कि वो काफ़ी अरसे से अपने हुकूक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। एक तो उनका मुतालबा ये है कि 25,000 से ज़ायद खाली असामियाँ हैं जिनमें कोटा मुख्तस किया जाता है माजूर अफराद के लिए, लेकिन उनको वो नौकरियाँ जो हैं वो नहीं दी जाती और उस कोटे पर भी जो उनके लिए मुख्तस है उनको इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं दी जाती, हालांकि ये उनका हक बनता है जो उनसे छीना जा रहा है। इसके अलावा उनके दीगर जो मुतालबात हैं, जो सहूलियात उनको दी जानी चाहिए वो उनको नहीं दी जाती। बात करते हैं हमारी नुमाइंदा बुशरा कमर इस वक्त कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं। बुशरा, बताइएगा, अपने मुतालबात के हक में मुजाहिरा कर रहे हैं ये माजूर अफराद, और किसी मुल्क के जो माजूर अफराद हैं अगर वो भी सरापा एहतजाज हो जाएं तो ये कितना बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है और ये कितना बड़ा सवालिया निशान है उस कौम के ऊपर। क्या कहते हैं ये लोग, क्या मुतालबात हैं इनके और क्या हालात हैं बलोचिस्तान में माजूर अफराद के?
जिस अफराद के हालात के हवाले से बात की जाए तो बलूचिस्तान में इनकी हालत इंतहाई खराब है। हर थोड़े अरसे के बाद माजूर अफराद की तंजीमें हैं रोडों पर निकलती हैं और सरापा एहतजाज होती हैं। उनका कोई नाजायज मसला नहीं है, वो अपने जायज मसले के हवाले से बात करते हैं। हर दफा उनका यही कहना होता है कि उन्हें नौकरियां दी जाएं ताकि वो बाइज्जत तरीके से अपना रोजगार कमा सकें। उनका ये भी कहना है कि उन्हें ना ही लोकल बस वाले जो है वो बसों में बिठाते हैं और ना ही रिक्शा ड्राइवर जो है रिक्शों में बिठाते हैं। तो उनके पास कन्वींस का सबसे बड़ा मसला होता है। अगर उन्हें स्पेशल मोटरसाइकिलें दे दी जाएं तो वह आसानी से एक जगह से दूसरी जगह सफर कर सकते हैं। उनका कहना है कि हमें कहीं भी अगर नौकरियों के लिए जाते हैं, प्राइवेट नौकरियों के लिए, तो वहां से हमें धक्के देके निकाल दिया जाता है, जबकि सरकारी दफातर दरवाजे तो उन पर इस तरह से बंद गए हैं जैसे वो इस शहरी है या उनसे नफरत का ऐसा बर्ताव रखा जा रहा है तो उन्हें काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। वो यही कह रहे हैं कि उनकी बेसिक नीड जो है वो नौकरी है और मोटरसाइकिलों की कमी है ताकि वो आसानी से रोजगार कमा सकें और अपना एक मुकाम। इस वक्त जो मनाज़िर देख रहे हैं बुशरा, इतनी शदीद सर्दी में ये लोग जिस तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर निकल आए हैं, क्या इंतजामिया से कोई मुज़ाकरात हुए, इनके कोई बातचीत हुई है, उनका मौक़िफ़ क्या है? जी, ये सुबह 11 बजे से रमजी रोड पर अपने एहतजाजी धरने पर बैठे हुए थे और अब जो है उन्होंने अपना धरना कोटा प्रेस क्लब के सामने मुंतकिल कर दिया है, जहां पर उन्होंने बाकायदा कैंप लगा दिया है। इनके पास मुज़ाकरात के लिए डिप्टी मेयर साहब आए थे और असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो इनके पास आई थी, लेकिन मुजाहिरीन का ये कहना था कि हम करते आ रहे हैं, हुकूमत का कोई ना कोई एक नुमाइंदा हमारे पास आता है और हमें लॉलीपॉप देकर चला जाता है। इस दफा उनका ये कहना है कि वो अपना धरना तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक इन्हें सीएम के सामने नहीं ले जाया जाता या सीएम जो है इनके साथ खुद मुज़ाकरात करने नहीं आ जाते, क्योंकि इनका कहना है कि अब तक 6 मरतबा जो है 5 से 6 मरतबा एहतजाज कर चुके हैं। हर दफा एक हुकूमती नुमाइंदा आकर इनका धरना दिलासे देकर, झूठे दिलासे देकर खत्म कर देता है। लेकिन इस दफा जो है आप को कोटा की सर्दी के हवाले से मालूम होगा कि यहाँ पर शदीद बर्फबारी भी हुई और बारिश भी हुई, मौसम जो है -, डिग्री तक पहुंच चुका है। लेकिन सख्त सर्दी में ये ठिठर भी रहे हैं, काम भी रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि मुआशरे में सर उठाने के काबिल ये नहीं रह गए हैं। घर वाले जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं क्योंकि इनका कहना है कि हम घर में 1 रुपया नहीं लेकर आए, बाहर जो इनके दोस्त हैं या किसी और जगह हमसाए ये बैठ नहीं सकते। इनका कहना है कि हर जगह हमें यही कहा जाता है कि आप हमारे साथ बैठने के काबिल नहीं हैं। अच्छा, अमूमन हमने ये देखा है कि जब भी कोई इस तरह का मामला सामने आता है तो इंतज़ामिया या हुकूमत जो है फंड्स का रोना रोती है, ख़ासतौर पे जब हम बलूचिस्तान की सूबाई गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो ये जो मुतालबात ये बता रहे हैं इसमें मुश्किल क्या है? चले, एक तो इनका मुतालबा ये है कि स्पेशल मोटरसाइकिल्स जो है उनको दी जाए, दूसरा इनका मुतालबा तो बहुत ही बड़ा बुनियादी सा मुतालबा है कि इनका जो कोटा मुख्तस है उसके मुताबिक इनको जॉब्स दी जाए। तो आखिर उसमें मसला क्या है? ये कब से सिलसिला जारी है? जी, सिलसिला तो काफी अरसे से जारी है। कई सालों से मुख्तलिफ जो माजूर तंजीमें हैं माजूर अफराद की, वो इसी तरह सरापा एहतजाज रही कि उन्हें नौकरियां दी जाए, लेकिन कोटा होने के बावजूद भी माजूर अफराद को उन नौकरियों पर नहीं रखा जाता। उनका ये कहना है कि जब किसी महकमे में नौकरी आती है और वो अप्लाई करते हैं, साथ ही रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अंजुमन आवाज़ माजूरान बलूचिस्तान के सदर हैं इज़्ज़तुल्लाह काकर साहब। बहुत शुक्रिया इज़्ज़तुल्लाह काकर साहब, आप हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो क्या मुतालबात हैं, खासतौर पे जो कोटे वाली बात है तो आपका बुनियादी हक है, तो वजह क्या है? इस पे आपको जवाब क्या दिया जाता है इंतजामिया की तरफ से? वो क्यों आपको जॉब्स नहीं दी जाती जो आपके कोटे के मुताबिक मिलनी चाहिए? आवाज नहीं आ रही। इज़्ज़तुल्लाह साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? फोन नहीं किया। इज़्ज़तुल्लाह साहब से हम कोशिश करेंगे कि ऑडियो का जो इशू आ रहा है वो रिजॉल्व हो सके। बुशरा, आपसे मेरी बात हो रही थी, स्पेशल मोटरसाइकिल्स का जो इशू है ये बलूचिस्तान में इसका मुतालबा किया गया, क्या बाकी सूबों के अंदर इस तरह की कोई फैसिलिटी मौजूद है? क्योंकि जहाँ तक मेरा नॉलेज है इस सारे मामले के अंदर, पाकिस्तान में माजूरों के लिए जो फैसिलिटीज़ बाकी दुनिया में हम देखते हैं उस किस्म की फैसिलिटीज़ हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि बैरूनी ममालिक में तो आप ट्रेन्स या किसी भी किस्म की ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर स्लाइडिंग रास्ते अलग होते हैं। आप बैंक्स में जाते हैं तो माजूरों के लिए अलग से रास्ता होता है ताकि वो इजीली, उनकी व्हील चेयर है या अगर वो उनके पास वो नाबीना है, उनकी स्टिक है, तो वो इजीली जा सकें, उनको एक्सेस होता है, उनको हर तरह की फैसिलिटी दी जाती है। लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो क्या ये जो मुतालबा कर रहे हैं ये कहीं और पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई फैसिलिटी दी जा रही है माजूरों को?
बुशरा हमारे साथ इस वक्त नहीं है, हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बड़े ही अफसोसनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर कि माजूर अफराद, अगर अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी कमी जो है वो किसी भी इंसान में, जो हम सब में होती है, और ये ऐसी चीज़ है जो नज़र आ जाती है, जो माजूर अफराद बज़ाहिर नज़र आते हैं, लेकिन उनको जिस तरीके से फैसिलिटेट करना चाहिए, कारामद इंसान बनाना चाहिए, कारामद हिस्सा बनाना चाहिए मुल्क का या मुआशरे का, वो नहीं बनाया जाता और उनको निगलेक्ट किया जाता है। ये एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। हालांकि अगर हम एक तकाबली जायज़ा लें बाकी दुनिया से, डेवलप्ड वर्ल्ड से पाकिस्तान का, तो फिर बहुत ही अफसोसनाक हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आते हैं। बुशरा, आप मुझे सुन पा रही हैं? मैं आपको सुन पा रही हूँ। मैं आपको बताऊँ कि जिस तरह से बैरूनी मुल्क में होता है कि माजूर अफराद को बहुत इज्जत दी जाती है, उन्हें नौकरियां भी दी जाती हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे माजूर शख्स हों जो नौकरी करने के काबिल ना हो, उनके लिए एक खसूस जो एक वजीफा है वो भी रखा जाता है। लेकिन अगर पाकिस्तान के अलावा बलूचिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर माजूर अफराद की हालत इंतहाई खराब है। हम इनको अक्सर यही देखते हैं कि वो मजबूर होकर रोडों पर भीख मांगते नजर आते हैं, जबकि उनका ये भी कहना है कि उनके पास कोई ऐसी वसाइल भी नहीं है कि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, अपना सिलसिला शुरू कर सके, अपने आप को एक पोजीशन पे ला सके, अपना इज्जत का एक मुकाम हासिल कर सके। उनका कहना है कि हमारे पास ठीक है, बुशरा हमारे साथ ही रहेगा। हम एक बार फिर कोशिश करेंगे कि इज्जतुल्लाह साहब से हम बात करें, क्योंकि आवाज़ान माजूरान बलूचिस्तान को हेड कर रहे हैं इस तंजीम को। इज्जतुल्लाह काकर साहब, बहुत शुक्रिया। सरापा एहतजाज हैं इस वक्त हम देख रहे हैं पूरे बलूचिस्तान में आप लोग। क्या इससे पहले भी आपने ये तमाम मुतालबात सामने रखे इंतजामिया के? किसी किस्म की कोई बातचीत हुई, कोई आपको होप दिलाई गई थी? थैंक यू, प्रोग्राम में बुलाने का शुक्रिया, थैंक यू। आपको बेहतर मालूम है कि हमने 6 महीने के दौरान 4 मरतबा प्रोटेस्ट दिया बलूचिस्तान में सूबाई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कि भाई हमारे हकूक़ दे, जो हमारे बेसिक राइट्स बनते हैं। तो हम काफ़ी अरसे से यकीन दहानियाँ दी गई। कभी डीसी की तरफ से एक मरतबा अगस्त के महीने में कैबिनेट के 3 वज़रात थे, मीर रहमत साले बलोच साहब जो हेल्थ का मिनिस्टर हैं, MP लियाकत आगा साहब जो CM का MP है, और मोहम्मद खान लेडी साहब जो CM का एडवाइज़र है। तो उन्होंने हमें कहा कि हमें CM ने टास्क दिया है कि इनके मुतालिबात सुन ले, ये क्या कह रहे, इनके क्या मसाइल है। तो हमने अपने मसाइल डिमांड ऑफ चार्ट पे दिया कि भाई हमारे ये मसाइल है, हम इस माशरे के मोजिस लोग हैं। किसी भी मुल्क आप देख ले कि किसी भी मुल्क आप रिफन कंट्रीज़ में जाए, वहाँ पे माजूर अफराद उस माशरे के स्पेशल होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज जो हमारा एहतजाज था उसमें आपने देखा होगा, बल्कि पूरे मुल्क ने देख लिया कि हमारा साथ क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। इस तरह लग रहा था कि भाई हम एक हैवान निकले हैं, हमारे साथ कलाशिनकोव है, हमारे साथ पिस्तौल है, इस तरह। बल्कि इंतज़ामिया को माजूर अफराद इस तरह लग रहे थे कि भाई ये कोई खुदा न खस्ता डाका मार रहे, हमें छोड़ने नहीं दिया गया CM हाउस की तरफ, हमें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बार बार हमारे इस वज़ीर आला बलूचिस्तान से हम कई मरतबा CM हाउस गए हैं, मुलाकात के लेटर जमा किए के भी CM साहब हमें मुलाकात का मौका दिया जाए। आपने ख्वाहिश का इजहार किया है कई मरतबा चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के लिए, लेकिन आपको मिलने नहीं दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे डिमांड्स इतने सख्त नहीं है कि सूबाई गवर्नमेंट हल नहीं कर सकता। हमारे सिंपल डिमांड है, सिंपल डिमांड है। हम बार बार कह चुके हैं कि जो हमारे मसाइल और मुश्किलात की जो माँ है वो रोज़गार है, इस वक्त हमें मुयसर नहीं है। हमारे 2% कोटा है 1981 एक्ट के तहत, इस पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। नहीं तो आपको क्या कहा जाता है? किसी किस्म की कोई तसल्ली दी जाती है या साफ इनकार कर दिया जाता है, मुलाकात ही नहीं की जाती, विल ही शो नहीं की जाती? क्योंकि हमने अमूमन ये देखा है कि कभी तो फंड्स का रोना रोया जाता है, तो क्या कहती क्या है इंतजामिया आपसे? इंतजामिया हमें बाईपास हर वक्त करता है, कहता है कि कल आपका मुलाकात CM से होगा, भाई ठीक है, तो हम अपना प्रोटेस्ट ख़त्म करते हैं। फिर जब हम CM हाउस जाते तो वहाँ CM हाउस की जो स्टाफ है, रिसेप्शन, वहाँ पे छोड़ते नहीं है, वहाँ पे छोड़ते नहीं है। तो लिहाजा हम सूबाई गवर्नमेंट खसूसन
सीएम नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी से अपील करते हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान में 25,000 वैकेंसीज की जो सीएम साहब ने मंजूरी दी है, हम कहते हैं कि माजूरों के कोटे के मुताबिक 2% कोटे के मुताबिक जितने भी पोस्टें बनते हैं वो माजूर अफराद के लिए स्पेशल पैकेज ऐलान करें। बस ये हमारा मुतालिबा है। हमारा ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा मसला है। हम ना कॉलेज जा सकते हैं, ना यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, ना कहीं और बाजार जा सकते हैं, ना शॉपिंग जा सकते हैं। दूसरा बात ये कि इस वक्त गवर्नमेंट ने जो कैंपेन पोलियो की शुरू की है, हम कहते हैं कि इसमें माजूर अफराद को भी शामिल किया जाए ताकि पब्लिक आवाम इससे मुतासिर होकर एक माजूर शख्स को देखकर कि खुदा नख्स्ता कल हमारा बच्चा भी इस तरह डिसेबल हो सकता है। इसमें 3 फायदे होंगे। एक, गवर्नमेंट को आसानी होगी, मुश्किलात नहीं होगी। जो गवर्नमेंट FC लगाते हैं, मतलब पुलिस लगाते हैं, पब्लिक का ये फायदा होगा, पब्लिक के बच्चों का ये फायदा होगा कि इस बीमारी से जान छूट जाएगी, और माजूरों का ये फायदा होगा कि माजूर अफराद की बेरोजगारी में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। ये आपकी बहुत ही बेहतरीन सजेशन है कि अगर आप अवेयरनेस के लिए भी ऐसे लोगों को शामिल करते हैं कैंपेन के अंदर जो मुतासर हो चुके हैं इन तमाम चीज़ों से, और पोलियो की कैंपेन आप इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं तो बहुत ही पुरअसर वो साबित हो सकती है। इसमें एक और चीज़ ये भी है कि अब अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती, आपको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती सीएम के साथ, तो फिर इज़्ज़तुल्लाह साहब आपका क्या लाएमल होगा? फिर आप क्या तरीका इख्तियार करेंगे? आज हम उन लीडरशिप और उन पॉलिटिशियन के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे धरने में शिरकत की और हमारे साथ बैठ गए। उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि सीएम हाउस की तरफ से फ़ोन आया कि 2 तारीख को 12 बजे इंशाल्लाह आपकी टाइमिंग रख ली है सीएम साहब से। तो अभी हमने प्रेस क्लब के सामने, क्वेटा प्रेस क्लब के सामने एहतिजाजी कैंप लगाया है। हम मुलाकात करेंगे बेशक, क्योंकि मसले का हल मुज़ाकरात है। हम सीएम साहब को अपने मसाइल से आगाह करेंगे। अल्लाह करे कि सीएम साहब हमारे मसाइल गौर से सुने, तो हम एहतिजाजी कैंप जारी रखेंगे। उस टाइम तक 2 तारीख बेशक हम जाएंगे सीएम हाउस। लीडरशिप जो आज आए हुए थे, चाहे जमात उल इस्लाम नज़रियाती के हो, चाहे बेनफी मैंगल के हो, चाहे दूसरे पार्टीज हो, हम उन नुमाइंदगी, उन्होंने यकीन दिलाया कि आपकी नुमाइंदगी हम करेंगे, आप ही बैठेंगे। इज़्ज़तुल्लाह साहब, किसने आपसे वादा किया है, किसने यकीन दहानी कराई आपको कि 2 मार्च को आपकी मुलाकात जो है वो चीफ मिनिस्टर से कराई जाएगी? एक तो जो हमारे धरने में शिरकत की थी हमारे बड़े हजरात ने, उन्होंने यकीन दिलाया। DC साहब से भी बात हो गई थी। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने भी कैबिनेट के वज़रा से मेरे ख्याल कहा था सिर्फ कि अब मतलब हमारे टाइमिंग 12-2 बजे पे है, मीटिंग है। मैं आपको कन्फर्म बताना चाहता हूँ, हमारा एहतिजाजी कैंप उस टाइम तक जारी रहेगा। बेशक हम 2 तारीख को हम मुलाकात करेंगे। अगर हमारे मसाइल की यकीन मुलाजिमतों को नोटिफिकेशन जारी हो गया तो बस ठीक है, हम धरना ख़त्म कर देंगे। अगर जारी नहीं हुआ तो ये धरना और बहुत अरसे तक जारी रहेगा। हम उम्मीद करते हैं इज़्ज़तुल्लाह काकर साहब कि आपकी बात जो है वो सुनी जाए, और अपने प्रोग्राम के ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपकी जो अपील है ये हम सनाउल्लाह ज़ारी साहब तक पहुंचा रहे हैं। और हम भी अपील करते हैं कि आपके जो बुनियादी हुकूक हैं, ख़ासतौर पे जो कोटा मुख्तस किया गया है 2%, उसके तहत जो जॉब्स आपको मिलनी चाहिए उसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा अनवारुल हक काकर साहब जो कि बलोचिस्तान हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने आज वादा किया था कि हमसे बात करेंगे आके और वो आपको कोई यकीन दहानी कराएंगे, लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि शायद उनके पास इस मामले से, इंतहाई अहम मामले के लिए वक्त नहीं था और प्रोग्राम में वो शामिल नहीं हो सके। बहुत शुक्रिया इज़्ज़तुल्लाह काकर साहब, आपको हम ये उम्मीद दिलाते हैं और यकीन दहानी कराते हैं कि इंशाल्लाह आपकी बात जो है वो ज़रूर सुनी जाएगी। 2 तारीख को आपकी मुलाकात होने जा रही है सीएम बलोचिस्तान के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि उसमें कोई ना कोई अच्छी डेवलपमेंट, मुस्बत डेवलपमेंट जो है वो हो सके। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे अगले मौजू के साथ। हमारे साथ
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, बात करते हैं मियां अस्पताल में स्टंट्स के मामले की। इंतहाई तशवीशनाक और अफसोसनाक मामला था, लोगों की ज़िंदगियों से खेला जा रहा था। इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई गई महकमे सेहत की, वज़ीर आला पंजाब की नोटिस देने के बाद, और वो तो हमने आपको अपने गुज़श्ता एक प्रोग्राम में दिखाया भी था कि किस तरीके से पार्टीज़ में शरीक हुआ जा रहा था। उस कंपनी के लोग जो कि मुलव्विस हैं, जिन पर इल्ज़ाम है गैर कानूनी और गैर मयारी स्टंट्स बनाने का और मुहैया करने का अस्पताल में, और चेयरमैन PIC जो है डॉक्टर नदीम हयात, जो कि हेड भी कर रहे हैं इस कमेटी को। सो उस कमेटी ने क्या कार्रवाई करनी है और क्या रिजल्ट्स आने हैं, ये तो पता चल ही रहा है, पहले से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन अब FIA जो काम किया है वो बहुत अहम है। इसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि पहला मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया FIA ने, और FIA ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पंजाब में रजिस्ट्रेशन का जाली सर्टिफिकेट देकर जो स्टंट सप्लाई करने वाली कंपनी है पाक पंजाब, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे और डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के अयाज शुजा साहब मौजूद है। अयाज, क्या डेवलपमेंट हुई है? ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट है, कितना फ़र्क पड़ेगा और क्या लगता है कि इस केस में, इस मामले में कुछ होगा? क्योंकि इससे पहले हम अपने प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि इस मामले को दबाने की बड़ी कोशिश की जा रही है। जिस तरह के ये मामला भी FIA ने ही सबसे पहले इस मामले को, इस पूरे स्कैम को अनर्थ किया, FIA ही इस स्कैंडल को सामने लेके आई, तो पंजाब हुकूमत के महकमा सेहत की तरफ से तो अभी तक इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। जैसा कि आपने खुद अभी बताया कि PIC में डॉक्टर नदीम हयात को खुद, जो कि इस तमाम स्टंट की खरीदारी में, इसी तरह मेयो हॉस्पिटल में डॉक्टर साकिब शफी जो कि कार्डिक वार्ड के इंचार्ज थे और इन तमाम स्टंट की खरीदारी की कमेटी के इंचार्ज थे, उनकी तरफ से, यानी इन तमाम, जब आप डॉक्टर्स को मेंबर बनाएंगे कमेटी का, तो फिर उस कमेटी का रिजल्ट क्या होगा। और यही वजह है कि 7 जनवरी को ये छापा पड़ा और 7 जनवरी से लेकर अब तक महकमा सेहत पंजाब ने किसी एक शख्स के खिलाफ कोई रिपोर्ट, कोई कार्रवाई नहीं की। और उसके बाद तंग आकर FIA ने आज पहला पर्चा पाक पंजाब जो कंपनी है, इसने जाली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से उसने बनवाया था, उसके ऊपर इसको पर्चा दिया है। जबकि 2 कंपनियों, जिनमें एक AM सिस्टम्स है और एक सेविंग लाइफ टेक्नोलॉजीज है, उनके खिलाफ भी ड्रैप में, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन ना होने और उसके बावजूद स्टंट फराहम करने पर उनकी कार्रवाई की सिफारिश की है। यानी कि इनके खिलाफ फौरी तौर पे आप भी पर्चा दर्ज करें, जिस तरह के हम पाक पंजाब के खिलाफ कर रहे हैं। पाक पंजाब के खिलाफ पर्चा इसलिए दर्ज किया गया कि उसने ना सिर्फ जाली ड्रैप का सर्टिफिकेट सप्लाई किया मेयो हॉस्पिटल इंतजामिया को, बल्कि FIA को भी दौरान तफ्तीश वही जाली सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया। इसलिए दफा 420 के तहत उसके खिलाफ फौरी तौर पर FIA ने कार्रवाई की। लेकिन बाकी कंपनीज के खिलाफ FIA बार बार महकमा सेहत को तहरीर कर रही है कि आप कार्रवाई करें। और FIA ने 2010 से अब तक मेयो हॉस्पिटल में जितनी भी स्टंट्स की खरीदारी की गई उसका तमाम का रिकॉर्ड तलब कर दिया है, क्योंकि अब वो कह रहे हैं ये 1 साल या 2 साल का मसला नहीं है। तो हम पीछे तमाम रिकॉर्ड चेक करेंगे कि कितनी कंपनियों ने स्टंट सप्लाई किए, उनमें से कितने सब स्टैंडर्ड थे, उनमें से कितनी कंपनियां ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड थी, मेयो हॉस्पिटल की इंतजामिया ने क्या उन स्टंट्स की खरीदारी के वक्त तमाम जो पेपरा रूल्स थे उनको मद्देनजर रखा। तमाम ये तो सिर्फ एक अस्पताल की बात है, मेयो हॉस्पिटल की, कि जिसके बारे में इंकशाफ हो गया, ये चीज़ सामने आ गई। लेकिन बाकी अस्पतालों के हवाले से भी क्या कोई तहकीकात की जा रही हैं? क्योंकि तमाम सरकारी अस्पतालों में ये तमाम मामला इसी तरह से जारी हैं। मिशेल, मैं आपको इसी प्रोग्राम के तवज्जुह से बड़े बावजूद जराए से बता रहा हूँ कि आज से 10 रोज कबल PIC पर, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पे FIA रेड करने जा रही थी। और इसके अलावा पूरे पंजाब में एक चेन ऑफ रेड थी उन तमाम हॉस्पिटल पे होनी थी जिनमें दिल के अमराज का इलाज हो रहा था, स्टंट की खरीदारी की गई थी। लेकिन हुकूमत पंजाब के बड़े आला हुकाम ने रिक्वेस्ट करके FIA को छापों से रोका कि हम अपने तौर पे तहकीकात कर रहे हैं, महकमा सेहत को यानी कि काम करने दें, महकमा सेहत अपने अंदर इन मौजूदकारी बड़ों के खिलाफ कार्रवाई करे। इसलिए ना तो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पे उस वक्त छापा मारा गया FIA की तरफ से, और ना ही पंजाब के दीगर हॉस्पिटल जिनकी तरफ से लोगों की तरफ से शिकायत FIA को इस एक छापे के बाद मौसूल होनी शुरू हो गई थी, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि महकमा सेहत पंजाब पे छोड़ दिया गया कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करे। लिहाजा सिर्फ मेयो हॉस्पिटल का स्कैंडल जो था वो FIA के पास था, जिसमें वो कार्रवाई कर रही है। बाकी तमाम तो फिर अयाज, अगर इस हद तक इन्फ्लुएंस किया गया, FIA जो है वो छापा मारने जा रही थी FIA की टीम PIC पर और वो नहीं होने दिया गया, तो अगर इस तरह से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है तो आपको लगता है कि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है इसकी अहमियत होगी, कितनी अहमियत होगी? क्या बाद में इन्फ्लुएंस नहीं किया जाएगा? क्योंकि इन्फ्लुएंस करने वाले लोग तो अपनी कोशिशें कर रहे हैं। मिशेल, इसमें हमें ये भी देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट भी इसका नोटिस दे चुकी है और अब जो पेशी है 1 फरवरी को खुली अदालत में चीफ जस्टिस की सरबराही जो एक बैच करेगा, उसमें सबसे पहले उन्होंने तमाम सूबों के सेक्रेटरीज को और आला हुकाम को तलब कर दिया है
और ये मामला भी इतने आसानी से वो दबने वाला नहीं है। पंजाब की हद तक महकमा सेहत जो है वो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो आला हुकाम को वार्न कर रहे हैं कि अगर आपने इस तरह FIA को इजाजत दी कि वो मेयो हॉस्पिटल के बाद PIC और दीगर हॉस्पिटल में छापे मारे तो फिर डॉक्टर्स क्या करेंगे, उस नाइक पे चले जाएंगे। और लेकिन अयाज, इस पे सवाल ये भी तो बनता है कि सिर्फ ये कंपनीज ही नहीं है जो गैर मयारी स्टंट्स बना रही हैं, बल्कि अगर ये सप्लाई किए जा रहे हैं अस्पतालों में तो फिर तो अस्पताल इंतजामिया भी इस पे मुलविस है। तो क्या अस्पताल इंतजामिया के हवाले से उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, मेयो हॉस्पिटल की इंतजामिया के खिलाफ भी मैं आपको यहाँ पे एक वाज़ा कर दूं कि बिल्कुल आइंदा मुस्तकबिल में जाके मुकदमात दर्ज होंगे उन तमाम लोगों के जिन्होंने ये इन कंपनियों जो कि जाली रजिस्ट्रेशन रखती थी या जो कि ड्रैप में रजिस्ट्रेशन रखती ही नहीं थी, उनके टेंडर्स में बोलियां कबूल की, उनसे सैकड़ों स्टंट्स की खरीदारी की, इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब तक जो FIA रुकी हुई है वो सिर्फ महकमा सेहत पंजाब के रिएक्शन का इंतजार कर रही है कि वो अपने तौर पर क्या कार्रवाई करते हैं। महकमा सेहत पंजाब की इंक्वायरी टीम जो है वो इन तमाम मामलात में क्या करती है, क्योंकि FIA के भी हाथ कानूनी तौर पे बंधे हुए हैं, एक खास स्टेज से आगे जाके वो कार्रवाई नहीं कर सकती। उसको जो भी कार्रवाई करनी है उस महकमा सेहत पंजाब की जो आला हुकाम है उनको साथ मिलाकर जो लेबॉर्ट्री है, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री जो है, उससे इन तमाम चीजों की टेस्ट देख के कार्रवाई करनी होगी। FIA अपने तौर पर कोई भी बड़ा कदम नहीं ले सकती, ये भी हमें याद रखना चाहिए। और महकमा सेहत पंजाब में इन डॉक्टर्स के बड़े बड़े नुमाइंदे बैठे हैं, इन्हीं लोगों के। चलिए, ये मुकदमा दर्ज किया जाना भी एक अहम ब्रेक थ्रू है, एक अहम डेवलपमेंट है और एक बड़ी कामयाबी है, ये आपकी भी, हमारे इस प्रोग्राम की भी, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से और न्यू टेलीविजन के जरिए हम इस मामले को आगे लाए हैं और इंशाल्लाह इसको हतमी नताइज तक भी पहुंचाने में पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया अयाज शुजा आपका। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में जो लोग मुलविस हैं, जो लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, इंसानी जानों से खेल रहे हैं, उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा और ये एक अहम पेशरफ्त हुई है इसमें मुकदमा दर्ज करने की। नाज़रीन, मशहूर बुखारी को इजाजत दीजिए, प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म होता है। अल्लाह।